अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 19 है। ये फाइनल टर्म का सिलेबस है सारा, ये मैं आपको आज कवर करवाऊँगा। तो सिंपली मैं इसका जो है पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा हिंट दूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों ने समझ लेना ध्यान से। और आपके जो 80% MCQs हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आएंगे वो मैं आपको साथ साथ ही कवर करवा दूँगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है प्रोग्राम वो आप लोगों ने देख लेना है। अक्सर उसका आउटपुट पूछा जाता है। पहला ये टॉपिक है सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल, कि ये एक ऐसी फ़ाइल होती है इंक्लूड के अंदर। आपको पता है कि प्रोग्राम की जो हेडर फाइल होती है उसमें स्टार्टिंग में इंक्लूड हैश इंक्लूड आइसोस्ट्रीम, ये आइसोस्ट्रीम के अंदर जो एक्सेस करती है ऐसी फ़ाइल जिसको हम इंक्लूड के साथ ऐड कर देते हैं, उसके साथ मीन्स के मुंसलिक कर देते हैं। बस इसका इतना ही करना है। आगे नीचे है लास्ट लेक्चर रिव्यू, कि पिछले लेक्चर में जो उसने बताया हुआ था ओपन प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं फ़ाइल को प्रोग्राम के अंदर, और कैसे हम प्रोग्राम के अंदर फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं। ये आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये नहीं आएगा। ये सिंपल प्रोग्राम आपने देख लेना है, समझ लेना है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस इससे आगे रैंडम एक्सेस फ़ाइल। रैंडम एक्सेस फ़ाइल सिंपली इसका आप लोगों को पता है कि अब पीसी पे या कंप्यूटर पे एक साइट पे वो नीचे सर्च करते हैं ना कोई भी सॉफ्टवेयर ढूंढने के लिए, तो अक्सर आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करो तो रैंडमली जो जो हमारे सामने आ जाती है, कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं भी होती या फिर बाज़ का तो हमें उसकी ज़रूरत भी होती है। तो ये रैंडमली जो एक्सेस होती है फ़ाइल हमारे सामने, उसको हम रैंडम एक्सेस फ़ाइल कहते हैं। कि ये प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो ऐड कर सकते हैं रैंडमली। ये इसका इतना ही है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आगे पोजीशन इन अ फाइल, कि हम उसकी पोजीशन को के साइड पे करना है या उसको क्या उसकी पोजीशन के हिसाब से जो है ये नीचे देख लें। लेट्स से वी हैव ओपन द फाइल स्ट्रीम माई फाइल फॉर रीडिंग ऑफ गेटिंग माई फाइल टेल गिव इज़ द करंट ऑफ। ये कह रहा है कि इस फाइल पोजीशन जो है वो एक फ़ाइल की जो है वो पॉइंटर के साथ PTR, वॉइड PTR का आपको पता है कि पॉइंटर जो होता है वो हमारे एड्रेस को सेव करता है। जैसे कि हम किसी भी प्रोग्राम में या कोई भी चीज़, आप कोई भी फ़ाइल आपने बनानी है डाव C++ में, तो उसको कंपाइल करने से पहले आप लोगों को उसका जो है वो एड्रेस सेव करना पड़ता है, उसको नाम जो है वो लिखना पड़ता है। ये पोजीशन के बारे में बता रहा है। और नीचे है सेटिंग द पोजीशन, कि अगर उसमें कोई चीज़ हमने ऐड करनी है या निकालनी है, उसकी सेटिंग वगैरह करनी है, ये सारा इसके अंदर कर सकते हैं हम लोग। बस इसका इतना ही है। ये प्रोग्राम है। आगे प्रोग्राम आप लोगों ने खुद जो है वो देख लेने हैं। अक्सर इसकी आउटपुट पूछते हैं या फिर कंप्लीट जो प्रोग्राम आपको वो बनाने के लिए कहता है। आगे डाटा इंसर्टेशन इन द मिडल ऑफ फाइल, के हम जो प्रोग्राम लिखते हैं अक्सर ये देखें ये वाली फ़ाइल जो ये पेजेस जो है वो मिड में आ रहा है। अगर हम इस तरह साइड को कर देंगे तो ये एक लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगा, और अगर इस साइड को कर देंगे तो राइट साइड की तरफ। तो ये हम वो कह रहा है कि हम इसको मिड मिड में भी फ़ाइल को लिख सकते हैं, या साइड लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, या राइट साइड पे भी। तो वो उसके लिए जो हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो एक ये है सीकेज और दूसरा है टेलिस। ये दोनों दोनों पॉइंट्स का ये इसमें यूजेस बता रहा है उसके, कि इसके ज़रिए हम जो है वो डाटा को जो है वो मिड में भी फाइल को पोस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट टू राइट साइड पे भी कर सकते हैं। बस इसका इतना ही है। आगे नेक्स्ट चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये प्रोग्रामिंग है, ये उसने बता दिया है। ये देखें, ये अक्सर पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये आपने करके जाना है। वही लूप वाला सी आउट का मतलब ही ये है कि हम लोग जो अपनी डाव C++ में अगर कोई प्रोग्राम आ जाए तो वो कहते हैं ना इसका आउटपुट बताओ, तो सी आउट में जो वैल्यू होती है वो ही हमारी स्क्रीन पे शो हो जाती है। हम उसका जो है वो कंपाइल करके डाटा शो करते हैं। तो सी आउट जहाँ जहाँ सी आउट के अंदर जो भी लाइंस होगी जो भी वो आपका आउटपुट है, और सी इन जो है वो सी इनपुट जो होती है वो हमें वैल्यू दे रही होती है, जो सी आउट के साथ जो हमने ऐड करनी होती है। ठीक हो गया जी। आगे लेक्चर नंबर 20 देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। स्ट्रक्चर आपको पता है कि मेनली एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वही होता है कि पहले अब वो पूछ लेता है कि एक स्टूडेंट की जो है वो CGPA फाइंड करें, तो पहले आप उस बंदे का या उस स्टूडेंट का नाम लिखोगे। नाम लिखने के बाद उसका बाद में फादर नेम लिखोगे, एज लिखोगे, सेमेस्टर लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसका जो है वो मार्क लिख के बाद में उसका CGPA जो है वो फ्लोट में। फ्लोट का मतलब ये है कि फ्लोट में हम लोग जो है वो अशारिया वाला
जो प्रोग्राम होता है अशारिया वाली जो वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करते हैं, और सीन में जो है वो कोई भी आगे जो डबल होती है, डबल के अंदर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो होती है वैल्यू वो लिखते हैं। फ्लोट के अंदर ये है कि CGPA को जब भी हमने फाइंड करना है वो फ्लोट में करना है। अक्सर आपको MCQs में पूछ सकता है कि CGPA को फाइंड करने के लिए हम कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने वो फ्लोट वाला जो है वो उसका टिक कर देना है। ये नीचे डेफिनेशन है अंडरलाइन की हुई है स्ट्रक्चर की, ये आपने करनी है। आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड विद द वर्ड ऑफ स्ट्रक्ट सो स्टिक टू एनी कीवर्ड दैट कैन नॉट बी यूज ऑफ वेरिएबल नेम ऑफ फॉलो बाय नेम ऑफ स्ट्रक्चर। ये सारा वही नीचे बता रहा है, ये देखें जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्ट्रक्ट ऑफ स्टूडेंट, ये करेक्टर ऑफ नेम है 60 और करेक्टर ऑफ एड्रेस जो 100 बताए हुए हैं फ्लोट ऑफ GPA कि इसका पॉइंट्स में आ जाता है, तो इसलिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं GPA फाइंड करने के लिए। बस जी इसका इतना ही करना है, ये थोड़ा सा MCQs के लिहाज से तो ये इतना ही था। बाकी ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 एंड स्टूडेंट 3 अक्सर ये MCQs आ जाता है, तो जब इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो सिंपल आपने यही करना है S1 S2 एंड S3। वो बताते हैं ना जैसे ही वैल्यू के ऊपर इनिशियलाइज स्ट्रक्चर, ये वो कह रहा है कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो ये सारा पहले नाम के साथ, फिर कोर्स, फिर एज, फिर इंट ईयर, ये वाला प्रोग्राम है। अगर वो सिंपल आपसे पूछ ले कि इनिशियलाइजिंग ऑफ स्ट्रक्चर इन स्टूडेंट, तो ये आपने स्ट्रक्ट लिख के स्टूडेंट लिखना है, बाद में करेक्टर नेम लिखने हैं कि एक नाम के जो हम मतलब माय नेम इज़ अली, तो उसके कितने करेक्टर हो गए वो आपने फाइंड कर लेने अपने नाम के, या जो भी ये देखिए नीचे लिखा होगा स्टूडेंट 1 अली CS 201 19 2002, ये वाला, ये करेक्टर जितने भी होते हैं वो हमारी वर्डिंग की वैल्यू होती है। ठीक है जी, बस ये पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में इसका, इतना सही आपने प्रोग्राम करना है, ये इतना बस। आगे नीचे देख लेते हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ये भी MCQs के तौर पे पूछ सकते हैं। हेयर इज SI यूनिट, S1 इज़ अ यूनिट द डाटा ऑफ मेंबर हैज़ बीन grouping together. If we have S1 and S2 two variable of student type of want to copy data of S1 to S2, it can be written as, तो ये रिटर्न एज का जब इसका इतना पूछ लेगा तो आपने ये सिंपल जो है S2 जो है वो अगर एक दफ़ा ये इक्वल का जो साइन आ जाएगा तो हमने इसको कहते हैं असाइनमेंट, लेकिन अगर डबल आ जाएगा इक्वल का साइन तो फिर वो हम कहते हैं इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के C++ के अंदर कहते हैं कि ये बराबर है। लेकिन अगर एक दफ़ा इक्वल आएगा तो ये कहेगा कि असाइन कर रहा है असाइनमेंट के लिहाज से। आगे फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ये इसमें से कुछ नहीं आएगा, ये आपने स्किप कर देना है। ये प्रोग्राम नीचे देख लें, प्रोग्राम वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि करेक्टर के। अब सी आउट ये देख लें, सी आउट के अंदर आ रहा है डिस्प्ले स्ट्रक्चर डाटा मेंबर यूजिंग ऑफ पॉइंटर, ये सी आउट में करवा रहे हैं, तो ये स्क्रीन जो हमें देती है इसका शो करवाती है आउटपुट। नीचे भी देख लें वही जो मैंने आपको कहा था कि सी आउट के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आउटपुट होता है। तो नीचे देख सकते हैं आप लोग जो जो उसने नाम अपना बताया हुआ था, इनमें देख लेते हैं नाम क्या था। अली स्टूडेंट 1 का अली CS 201 था ये सारा, और एज कितनी थी 22। तो एज का भी नीचे PTR का जो पॉइंटर का साइन है PTR कोर्स, तो वो नीचे साइन आपने, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो पॉइंटर होता है ये हमारे एड्रेस को सेव करता है, तो ऊपर उसने वो इसका एड्रेस दिया हुआ है, तो ये PTR इसके साथ सी आउट के साथ लगा देंगे ताकि वो ऊपर वाली वैल्यू को उठा के हमारी स्क्रीन पे जो वो पेस्ट कर दे आउटपुट के अंदर। बस जी ये इसका आप लोग ध्यान से देख लें सी आउट कैसे करवाया हुआ। आ गया रेस ऑफ स्ट्रक्चर, रेस से मुराद यही है कि किसी स्टूडेंट मतलब के होना, हम जो इसमें रे ऑफ स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्ट करते हैं, अब स्टूडेंट 100 स्टूडेंट का अगर आप लोगों ने फाइंड करना हो, मतलब कि अब मेरा नाम लिखना है, अली नाम लिखना है, तो 1000 दफ़ा आपने लिखना हो, तो अब 1000 दफ़ा लिखते लिखते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम उसको एक ही नैनो सेकंड में लिखने के लिए अरे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी, इसका इतना पॉइंट याद रखना है। साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ऑपरेटर का साइज़ जो वो किस लिहाज से या कैसे क्या करता है, एज अ डिस्कस्ड earlier, the size operator is used of determine the size of data type. That size of operator can also use with the structure contains different data type. How we can determine the size of memory considered,
साइज़ ऑफ का ये नीचे प्रोग्राम में ही आपको मैं समझा देता हूँ। इंक्लूड हेडर फाइल पहले लिखने के बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट करैक्टर नेम लिखेंगे। करैक्टर कोर्स जो है वो उसका मतलब कि कोर्स के जो करैक्टर होते हैं CS201 प्रोग्रामिंग C++, ये इसके 128 उसने बताए हुए हैं। फिर इंट एज, फिर इंट ईयर, ये आगे वही ऊपर वाला प्रोग्राम है सिंपल, उसने बताया हुआ। द स्ट्रक्ट ऑफ ऑक्यूपीज 200 बाइट्स इन द मेमोरी। इसकी वो मेमोरी फाइंड करनी है अरे के अंदर के एक प्रोग्राम में जितनी भी बाइट्स हमारी मेमोरी जो है वो इस्तेमाल हो रही है, यूजेस हो रही हैं, उसका वो फाइंड करनी हो तो ये प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अरे को इस्तेमाल करते हुए अरे जो है वो हमें फाइंड करके बताता है कि जी इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इतने करैक्टर यूजेस हुए, इतने जो है वो बाइट्स, इतनी बीट्स जो है उस पर डिपेंड कर रहा है ये प्रोग्राम। ये सिंपल इसके बारे में उसने कहा हुआ है। आगे सिंपल प्रोग्राम 1 है, इसमें आपने देख लेना प्रोग्राम। ये इतना लंबा प्रोग्राम तो कभी आया नहीं, बस थोड़ी सी इसकी आउटपुट पूछ सकते हैं स्टूडेंट 1 की या 2 की या 3 की, तो वो सी आउट के लिहाज से आपको मैंने बताया हुआ है कि वैसे जो है आप लोगों ने बता देनी है इसकी सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आगे स्किप कर दें ये सारा। आगे है लेक्चर नंबर 21, रीडिंग ऑफ मटेरियल्स। ये इसमें बिट मैनिपुलेशन है कि लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में इसने बताया हुआ है। बिट वाइज बिट मैनिपुलेटर इस ये आपको पता है कि ज़ीरो से लेके 1 मीन्स के 0 से 1 तक शुरू होता है। बीट्स जो है वो 0 से 1 तक, हाँ अगर 0 होगी तो वो हमारा फॉल्स आएगा और अगर 1 होगी तो वो हमारा ट्रू आएगा। ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये देखें ये वाली लाइन है, अंडरलाइन कर ले। Stored in computer 0s and 1s from an integer uses 4 bits and integer calculation occur in 4 bytes। इसमें वो कह रहा है कि 0 से शुरू होती है बीट्स की जो फॉर्म होती है और 4 बाइट्स पे डिपेंड होता है ये बिट मैनिपुलेशन। आगे नीचे है सेकंड वाला जो टॉपिक है वो यही है कि ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर साइन क्या है और ऑपरेटर, ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वो उन लोगों ने पूछा था जो बिट वाइज एंड ऑपरेटर कि इसका साइन क्या है, तो फिर ये वाला मैंने ऊपर वाला फर्स्ट जो था वो लगा दिया था। ये MCQs लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्स सारा ही, तो इसका नीचे मैं आपको मज़ीद आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। आगे है ये सेकंड वाला बॉक्स देख लें कि अगर हमारे पास इनपुट जो है वो A और B के अंदर एक होगी तो इसका जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो 1 आएगा, मीन के ट्रू आएगा। ठीक हो गया जी। अगर बिट 1 जो है वो हमारे पास 1 होगी और बिट 2 0 होगी तो ये इसका जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। ये नीचे सारा उसने वही समझा दिया। आगे ये बाइनरी को यूनिनरी में जो है कन्वर्ट करना है तो वो सिंपल CS201 का जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि कैसे जो है हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसका। तो 12 का जो है वो L2 के साथ जो है उसको करना है डिवाइड, तो वो सारा मैं इस नीचे वीडियो के मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोगों ने देख लेनी है। 2 मिनट की वीडियो है, वो आपको समझ आ जाएगी इसकी। आगे नीचे है ये वाला और ऑपरेटर का ये साइन चेक कर लें क्या है ये और ऑपरेटर का साइन। और इसका ये बॉक्स जो इनपुट और आउटपुट जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका जो बॉक्स में बताया हुआ है बिट 1 और बिट 2, अगर इसकी इनपुट के अंदर A और B दोनों में अगर 1 1 आ जाएगा तो आउटपुट 1 होगी। मीन के ये समझ लें कि और के अंदर जो है हम प्लस करते हैं कि 0 को 1 के साथ एक एक करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, लेकिन अगर 1 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो 1 आएगा, 0 0 होगा प्लस तो इसका 0 आएगा। लेकिन ये जिसका 1 1 है तो 1 को पता है आपको को ऐड करें तो 2 तो अब हम लिखने से रहे, उसका भी 1 ही लिखेंगे। ठीक हो गया जी। आ गया है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इसका साइन चेक कर लें, जैसे पावर का साइन लिखते हैं मैथमेटिक्स में इस तरह का इसका साइन है। तो इसमें अगर दोनों डिफरेंस होगी A और B दोनों, अगर A में 1 होगा और B में 2 होगा तो फिर ही जो है वो हमारा 1 आएगा आउटपुट। अदरवाइज़ जो है अगर सेम दोनों होंगी तो उसका हम जो है वो फॉल्स ही लिखेंगे, ट्रू नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, इसका इतना सही आपने याद रखना है। आगे बिट है, इसका नॉट ऑपरेटर, इसका साइन याद कर लें। मद्दा का साइन है ये। एक जो है वो अगर इनपुट में 1 आएगा तो आउटपुट उसकी जो है वो नॉट मतलब कि उल्ट होगी, तो ये 0 इसकी आ जाएगी, और अगर 0 होगी तो उसकी 1 आ जाएगी। ये आ गया आपने अनसाइन इंटीगर्स।
अनसाइन इंटीगर्स ऐसे जो है वैल्यू होती है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ये लिखते हैं ना, तो अगर ये पॉजिटिव होंगी तो हम लोग साइन इसका यूज़ इसके साथ जो है वो साइन यूज़ नहीं करते, हम कोई भी साइन जो है वो नहीं लगाते, क्योंकि पॉजिटिव का साइन हमें पता है कि जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। हाँ, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करनी हो या माइनस का कोई हो साइन तो फिर वो हम असाइन कर देते हैं। ये अनसाइन इंटीगर्स था, तो ये नीचे उसने बता दिया हुआ इंट आई जे के कि इनके साथ कोई साइन नहीं है, तो हमें पता है अगर 1 2 3 4 भी होता है इसके साथ, तो अगर कोई भी साइन ना होता तो हमें पता था कि ये पॉजिटिव ही है, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, जो कि हम लोग नहीं लगाते। ठीक है जी, इसका बस इतना ही याद रखें। शिफ्ट ऑपरेटर आपको पता है कि ये हम लेफ़्ट साइड पे वैल्यू को लेके जाना हो या फिर राइट साइड पे लेके जाना हो, इसका इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट ऑपरेटर का। ये नीचे शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट राइट के बारे में उसने बता दिया हुआ है, और इसका प्रोग्राम जो है वो ये वाला है। सी आउट जो है वो अक्सर आपको प्रोग्राम में, ये छोटा सा प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने ज़रूर करके जाना है। अक्सर में ये कुछ बच्चों को पूछ लेते हैं लेफ़्ट टू राइट जो है शिफ्ट का डिमॉन्स्ट्रेट जो है वो बताओ प्रोग्राम, ये देखें। इसका जो है वो इंट जो है नंबर ऑफ रिज़ल्ट, सी आउट प्लीज़ एंटर अ नंबर, प्लीज़ एंटर अ नंबर जो है वो उसने बता दी है नीचे। सी आउट में चेक करें 12 है, आगे सी इन नंबर है, तो सी इन का जो हमें पता है कि स्क्रीन पे आउटपुट शो नहीं हम करवाते, सी आउट में ही बस करवाते हैं, तो रिज़ल्ट इज़ नंबर 1 है। फिर आगे द नंबर आफ्टर लेफ़्ट शिफ्ट इज़ 24 है सी आउट का ये जो ऊपर लाइन्स वैल्यू दी हुई हैं ये लिखनी है और साथ इनका रिज़ल्ट लिखे। और एंडल का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, मीन की एक लाइन ख़त्म कर ले हैं ना, तो उसके आगे हम हैंडल का लिख देंगे। जैसे ये देखें नीचे आउटपुट के अंदर, अगर हम हैंडल का यूज़ ना करते तो ये लाइन ख़त्म नहीं होनी थी और उसके आगे जो इसने वो सी आउट करवा देनी थी, हमें आगे ही वैल्यू जो है वो शो करवा देनी थी, लाइन जो है वो दिखा देनी थी। इसलिए हम हैंडल का इस्तेमाल करते हैं कि आगे न्यू लाइन पे जाएं और ये लाइन जो है वो इसका हैंडल कर दें, ख़त्म कर दें इसको यहाँ पे ही। आगे लेक्चर नंबर 22 में वही सेम पीछे वाला ही है, बिट वाइज मैनिपुलेशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का आपको पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर बराबर का साइन दो वैल्यू के अंदर एक दफ़ा पुट करें तो ये असाइनमेंट हो गया। अगर दोबारा 2 दफ़ा करेंगे, जैसे कि ये देखें ये एक दफ़ा है, तो ये असाइन किया हुआ है असाइनमेंट के अंदर। ठीक होगा, बिट वाइज मैनिपुलेशन असाइन किया हुआ है, इसका इतना ही है। और अगर डबल साइन होंगे, डबल इक्वल होंगे तो ये बराबर होगा। जैसे कि ए डबल इक्वल बी होगा तो ये वो कहेगा कि ए बराबर है बी के। लेकिन अगर ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 है तो ये असाइन कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। ठीक हो गया। डिज़ाइन ऑफ रेसिपी, ये सिंपल उसने बता दिया हुआ कि ये कैसे जो है वो एक प्रोग्रामिंग को वो कैसे हम प्रोग्राम के अंदर पहले हेडर फाइल लिखते हैं, बाद में सीन करवाते हैं, इसका इंटीगर लिखते हैं, सीन करवाते हैं, सी आउट करवाते हैं, ये सारा इसके अंदर उसने बता दिया। वेरिएबल्स जो हैं वो वेरिएबल इंटीगर वाले भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं। जैसे इंटीगर जो है वो इसको हम यूज़ करते हैं इंट से, इंट प्रोग्राम के अंदर इसको पुट करते हैं इंट से, और आई जे जो भी है वो इसकी वैल्यू लिखते हैं। डबल इंटरेस्ट होता है कि आई एंड इंसर्ट एंड सिंबल्स मीन नेम्स और वेरिएबल विद टाइप ऑफ इंट एंड डबल रिस्पेक्टिवली, कि अगर हमने कोई जो है वो लॉन्ग वैल्यू लिखनी हो, काफ़ी ज़्यादा लेंथ में लिखनी हो, तो उसके लिए हम जो प्रोग्राम के अंदर वो डबल का इस्तेमाल करते हैं। आ गया डाटा टाइप जो है वो इंटीगर भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, अनसाइन भी हो सकती है, फ्लोट भी, करैक्टर भी। शॉर्ट जो है वो यही हो इंटीगर में होगा ए बी सी डी, और शॉर्ट में जो 1 2 3 4 जितनी भी होगी। आगे लॉन्ग जो है वो इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। अनसाइन जो होती है जिसके साथ साइन नहीं यूज़ होता प्रोग्राम के अंदर। डबल जो है डबल भी जो है वो फॉर बिगर साइज ऑफ रियल नंबर ऑफ डबल एंड डाटा टाइप यूज़। करैक्टर जो होते हैं वो हमने बताने होते हैं कि सिंपली किसी भी वर्ड को लिखने के लिए आप CS201 प्रोग्रामिंग का जो करैक्टर है वो 12 है। अक्सर MCQ में पूछ सकते हैं वो कि प्रोग्रामिंग का जो करैक्टर है वो कितने हैं, तो आपने 12 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 12 है इसका, वो आपने लगा देना है। ठीक हो गया जी। आगे फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं जिसमें CGPA हमारी जो है वो फाइंड करने के लिए, क्योंकि CGPA जो 2.3 2.4 2.6 इस तरह पॉइंट्स में आ जाती है, तो इसके लिए हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे है नीचे ASCII टेबल कंटेन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ करैक्टर।
ये आगे ऑपरेटर्स के बारे में बताया हुआ है। ये तीनों लॉजिक थे, तीनों ऑपरेटर थे, और सेकंड वाला लॉजिक जो मैंने ऊपर एंड और ये सारा आपको वाइंड अप करवा दिया था, ये नीचे उसने एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और परसेंटेज का जो साइन यूज़ करते हैं, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनका जो यूज़ करते हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर करते हैं। और लॉजिक ऑपरेटर्स के अंदर वो आपको पता है एंड और नॉट, इसके जो साइंस हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे कर लेने हैं, और साथ साथ आपको जो है वो समझ आ गई होगी कि एंड और नॉट का जो मैंने आपको ऊपर कवर करवाया हुआ है। और आगे आगे जो थर्ड वाला है बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ये असाइन को शो करता है कि एंड का क्या था और का क्या था, एक्सक्लूसिव का क्या था, बाद में इनवेरिएंट का क्या था, नॉट ऑपरेटर जो होता है। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन आप लोगों ने ज़रूर याद करके जाने हैं। इतने मुश्किल तो नहीं है, खैर ये पहली क्लास में भी पढ़ते आए हैं आप लोग, बाकी फिर भी ध्यान से। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर, सीक्वेंशनल access of statement of a program, execution of statements beings form very first statement and goes in the list of statement। sequential एग्जीक्यूशन इसके बारे में बता रहा है कि एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है, एग्जीक्यूट करना होता है हमने, और जो नीचे है सेकेंडली वी नीड डिसीजन, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोग्राम के अंदर के। बाज़ औक़ात हम लोग कोई भी प्रोग्राम इफ़ में या एल्स में लिख रहे हैं तो हमें इसका यूज़ कि अगर, इफ़ से मुराद है कि अगर ये हमारा प्रोग्राम ठीक है तो हमें सी आउट करवा दें, और एल्स का इस्तेमाल करते हैं कि अगर नहीं है तो हमें एरर दे दें। ये इस तरह आगे लूप्स है, आपको पता है कि लूप्स 3 लूप्स होती हैं इसकी। पहली वही लूप, दूसरी है ये नीचे आगे पढ़ेंगे, मैं आपको वो कवर करवा दूंगा। डिसीजन जो है वो इफ़ स्टेटमेंट के साथ वो कह रहा लेते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट को आगे जो है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ रियल सिंपल जो है उसका लिखना है, तो ये सिंपल इफ़ कंडीशन आगे ब्रैकेट लिख के तो बाद में एल्स का लिख देना है, एल्स कोड ब्लॉक, इफ़ कोड ब्लॉक, तो ये ब्रैकेट जो है वो बाद में क्लोज़ कर देनी है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, नेस्टेड से मुराद यही है कि जो हमारे, नहीं सच इसका ये नहीं है, वो स्टैटिक तक का था कि जी जो हमारे मूवेबल ना हो। नेस्टेड में हम सिंपल जो है वो एक लॉजिकल कनेक्टिव्स जो है वो उसको कनेक्ट करते हैं एक प्रोग्राम के साथ दूसरे प्रोग्राम, मतलब कि एक ही प्रोग्राम के अंदर जो हम डबल लिंक्स वगैरह को जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ये हमने दो वैल्यू को ऐड करना हो तो एंड का साथ ये देखें ए बी एंड, या एंड का जो उसने साइन लिखा हुआ है बाद में ए छोटा है सी के साथ, ये उसने दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, आपस में जोड़ा हुआ है। तो इफ़ स्टेटमेंट के साथ जो है वो हम लोग ये प्रोग्राम के अंदर जो पुट करते हैं। आगे नीचे लूप्स है, वही लूप और डू वही लूप और फॉर लूप, ये 3 लूप्स हैं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि वो कितनी लूप्स हैं, वही लूप कितनी हैं, तो फिर आपने बता देनी है। वो लूप्स कितनी हैं तो फिर आपने बता देनी है कि ये 3 हैं, और अगर वो पूछे कौन कौन सी, तो ये तीनों ही हैं। ये वाली मैं आपको जूमिंग कम करके दिखा देता हूँ। ये वाली तीनों है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ये तीनों लूप्स हैं। इसका वो आपने ये जो फ्लो चार्ट है ये तो वो पूछने से रहा, बस सिंपल ही ये इतना आप लोगों ने करना है। इसका इतना कर लीजिएगा और इसका भी सेम, इसका इतना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना, ये स्किप कर दें आप लोग। ये बस तीनों नाम याद करने हैं और थोड़ा थोड़ा सा जो नीचे उसने बताया हुआ है। स्विच ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, कि अगर हम लोगों ने, हम आपको पता है कि प्रोग्राम की जो सी आउट में हम करवाते हैं तो एंडल का हम साइन जो एंडल को हम तभी यूज़ करते हैं कि न्यू लाइन जो है वो हमें स्टार्ट करनी होती है, और प्रोग्राम के अंदर हम जो है वो decision multi-way decision we can nested if statement of separate if statement switch statement, कि हम एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो ब्रेक भी लगा सकते हैं। प्रोग्राम के अंदर हमें वो वैल्यू पुट करनी होती है कि जी यहाँ से स्किप करके आगे फिर जो है वो हमारी नेक्स्ट लाइन जो है वो सी आउट करवा दे हमारी, तो वो प्रोग्राम एग्जैक्ट लिखा होगा तो फिर ही बाद में हमें सी आउट उसकी जो है वो करेक्ट मिलेगी। फंक्शन है, फंक्शन कॉलिंग
कि कोई भी फ़ाइल वगैरह होती है, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, उसको हम कॉल करते हैं कि वो हमारी वैल्यू जो है वो उसमें ऐड हो जाए। जैसे PTR का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, तो वो हम कॉल कर देते हैं कि ये जी हमारा इस एड्रेस के नाम से वो उसकी सारी वैल्यू सेव है, तो बाद में वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आ जाती है, हमें शो हो हमारे रेफरेंस के हिसाब से। रेज़ है ऊपर मैंने आपको बता दिया था, इसका भी पॉइंटर, ये PTR वही जो मैं आपको बता रहा था कि अपने अंदर जो है हमें हमारा एड्रेस सेव करता है। ठीक है जी, इसका सिंपल ये याद रखना है आपने कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ C++ के ये C++ प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल दैट कंटेन मेमोरी एड्रेस, इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल का जो एड्रेसेस है वो हम लोग सेव करते हैं पॉइंटर्स के अंदर। आगे नीचे है फाइल इनपुट एंड आउटपुट, वो हमें पता ही है कि आउटपुट जो है वो हमें इनपुट के बाद ही देनी पड़ती है। आगे प्री प्रोसेसर है, ये 30 तक मैं आपको जो है कवर करवाऊँगा, बाद में बाकी जो है उसके बाद फिर दूसरी वीडियो के अंदर करवा दूँगा। प्री प्रोसेसर, इसका सिंपल यही मतलब है कि ये हमारी फ़ाइल को ऐड करती है हैश इंक्लूड प्रोग्राम के अंदर, और इसको हम हेट्रो फाइल भी कहते हैं, प्री प्रोसेसर। ठीक हो गया जी, ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप लोग याद कर लो ध्यान से। प्री प्रोसेस जो फ़ाइल हम ऐड करते हैं इंक्लूड के अंदर, हैश इंक्लूड प्रोग्राम के अंदर, और इसको हम हेट्रो फाइल का भी नाम देते हैं। ये नीचे उसने बता दी हुई हैं कितनी है, ये वाली देखें, स्ट्रिंग H है, STDL IBH है, F स्ट्रीम H है, H जो है वो हेडर फाइल को शो करता है। ये देखें हेयर H स्टैंड फॉर हेडर फाइल, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने। आगे इंक्लूड एक्टिव, ये भी सेम प्री प्रोसेसर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ये है कि ये हमें साथ कंपाइल भी कर देता है। कंपाइल आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल C++ में करते हैं, जो कि हमें हमारे पेपर में अलो नहीं उन लोगों ने किया होता, बस हमें सिंपल जो है उसका आउटपुट बताना होता है। कंपाइल C++ होता ज़रूर है, लेकिन वो हमें यूज़ नहीं करने देते, अलो नहीं किया हुआ उन लोगों ने। तो सिंपल इसमें इंक्लूड डायरेक्टिव में यही है कि ये हमें कंपाइल करके किसी प्रोग्राम की हेडर फाइल को वो हमें देता है, बस जी, इसका आगे और कुछ नहीं करना। आगे डिफाइंड डायरेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सिंपल प्रोग्राम के अंदर वो पूछते हैं। हैश ऑफ जो है, ये देखें एक मिनट, यहाँ पे वो MCQ था हैश का, कि हैश को प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या कहते हैं, तो वो शॉर्ट कहते हैं उसको। चलें ठीक है, वो मैं आपको बता दिया ऐसे ही। डिफ़ाइन अ सिंपल प्रोग्राम डिफाइंड डायरेक्टिव, ये MCQs में पूछा था, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में, मुझे तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आया था। तो इसका सिंपल जो है वो पाई के लिहाज से मैंने जो था वो प्रोग्राम जो लिख दिया था, और इसकी मैक्रो जो वैल्यू होती है उसके मैक्रो से मुराद ये है कि जो फाइल हम खुद बनाते हैं, कि जो प्रोग्राम जो फंक्शन जो है वो हम खुद बनाते हैं, ऐसा ये एक स्पेशल नेम होता है किसी प्रोग्राम को, जो हमें रिज़ल्ट तक जो है हमारे साथ रहते हैं, और हम खुद जो है वो इसके प्रोग्राम या फाइल जो हम खुद क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। मैक्रोस का ये मतलब है। और डिफाइंड डायरेक्टिव पाई को लिहाज से, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 3.14 है, तो इसके लिहाज से जो है वो सैम्पल प्रोग्राम पूछ सकते हैं। तो आपने सिंपल ये इतना सा बॉक्स ये जो किया हुआ है उन लोगों ने नीचे, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सिंपल आपने जैसे भी होता है याद करके जाओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं इसका। और जो पाई की वैल्यू है वो MCQ में पूछ सकते हैं, तो वो आपको पता ही होगा। आगे अदर प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये 3-4 कर लेनी है, MCQ में पूछते हैं। ये देखें नीचे साइन, ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द शार्प साइन, कि हम कोई भी फाइल जो है वो ऐड करने से पहले प्री प्रोसेसर के, कोई प्री प्रोसेसर का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी फ़ाइल को जो इसकी हैश इंक्लूड के अंदर हम ऐड करते हैं, तो वो यही बता रहा है कि प्री प्रोसेसर को ऐड करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए हमें हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ये हैश के साइन को हम शार्प कहते हैं। ठीक है जी। आगे डिफ़ाइन ऑफ डिबग का जो सिंपल है वो यही है कि हम अपने प्रोग्राम में एरर को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डिबग का। तो ये सिंपल आपने ये याद रखना है, इसका प्रोग्राम नहीं पूछेगा वो, तो ये नहीं करना, आपने स्किप कर देना है। आगे मैक्रो जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था कि ये एक स्पेशल नेम होता है प्रोग्राम का, और ये एक ऐसी फ़ाइल है जो हम खुद बनाते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम को नाम देती है, और इसका
जो है वो हमें ये रिज़ल्ट भी गेन करती है, रिज़ल्ट भी देती है, प्रोग्राम का आउटपुट करवाती है। ठीक है जी, ये आगे स्किप कर दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ इम्पोर्टेंट है ये सर्कल एरिया वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करके जाना है प्रोग्राम। ये लेक्चर नंबर है 23 के अंदर। ठीक है जी, 2 प्रोग्राम मैंने आपको बताए हैं, छोटे छोटे से हैं, ये करके जाइएगा। आगे टिप्स है वो हमने नहीं करनी क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एलो सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी मेमोरी जो हमें अलो हो रही होती है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है जी, ऐसी मेमोरी जो हमें अलो हो रही होती है इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है जी, इसका यही है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। इसका ये वो बता रहा है कि डायनामिक से मुराद ऐसी मेमोरी है जिसमें हम इसकी स्टोरेज से कम डाटा को सेव करते हैं और जो मेमोरी पीछे बच जाए वो ज़ाया नहीं जाती, बल्कि उसको हम हीप में जो है वो वापस गेन करते हैं। हीप जो है वो क्या होती है, हीप किसी पीसी के अंदर या कोई भी हमारे पास जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप, हीप जो है वो उसमें मेमोरी के ढेर को कहते हैं, जिसे हम कोई भी वैल्यू को मतलब कि अब प्रोग्राम लिखना है तो हमें कोई मेमोरी चाहिए ना प्रोग्राम लिखने के लिए, स्टोरेज जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम हीप से लेते हैं, हीप से मेमोरी ले लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत हो वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं और जो बाकी एक्स्ट्रा होती है वो वापस हीप में ही भेज देते हैं। तो ये सारा अमल जो है वो डायनामिक मेमोरी लोकेशन के अंदर होता है। बस इतना ही इसका करना है। और नीचे ये जो सिंपल ये सारा जितना मैंने आपको बता दिया है ये मेन इसका यही है, इतना ही, इसके अलावा और यहाँ से कुछ नहीं करना। वॉइड आगे ये नीचे देख लें, ऑफ अ पॉइंटर कॉल्ड वॉइड वी हैव यूज टू पॉइंटर ऑफ टाइप इंट चार फ्लोट etc दिस इज राइट लाइक इंट ptr। ptr पता है आपको, ये एड्रेस सेव करता है। वॉइड ptr पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर ptr ये एड्रेसेस को ये सेव कर रहा है बस। आगे नीचे देख लें क्लोको फंक्शंस, इसकी ये वो सिंपल सिंटैक्स जो है वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में कि ये इसका करेक्ट कौन सा है, तो फिर आपने ये बता देना है। वॉइड ptr क्लोको ब्रैकेट साइज tn और आगे फिर साइज tel साइज, ये इतना इसका सिंटैक्स है, इतना ही बस। तो ग्लोको का मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका काम होता है ये हमें हीप से मेमोरी को ले के देते हैं, मतलब कि कलेक्ट करना मेमोरी को हीप से। तो ये ग्लोको फंक्शन है, इसका यही है कि हीप से हमें मेमोरी को ले के देता है बस। ये आगे इसका मालको फंक्शन, ये भी सेम ही है हीप की तरह ही, लेकिन इसमें ये है कि ये जो है वो हमारे पास मेमोरी को जो वो हीप से लेके देता है, ये भी जो है वो हीप से ही हमें मेमोरी को लेके देता है, क्लोको फंक्शन की तरह ही सेम है, बस इसका सिंटैक्स जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे इसका जो आएगा वो फ्री है। फ्री से मुराद ये है कि हम कोई भी मेमोरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैं मोबाइल पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और साथ ये सारा लेक्चर जो है वो ओवरव्यू कर रहा हूँ, तो बाद में हमें इसको फ्री भी तो करना है ना PDF फाइल को, तो हम जो है ऊपर को पुश करके इसे फ्री कर देते हैं। तो कोई भी मेमोरी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हमें फ्री करने के लिए फ्री करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि कोई भी हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में या कोई भी वो नुकसान ना हो, हमारी जो मेमोरी होती है वो लॉस ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए या फिर उसमें कोई एरर ना आ जाए। तो इसलिए हमें वो मेमोरी को फ्री करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका सिंपल ये आ गया रीअलोक फंक्शन। रीअलोक फंक्शन से मुराद यही है कि अगर कोई भी हम फंक्शन लिख रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो मेमोरी कम पड़ गई है, तो हम फिर इसको रीअलोक फंक्शन को इस्तेमाल करके जो है वो हीप से मेमोरी को लेते हैं दोबारा से। कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम डायनेमिक मेमोरी कम होने की वजह से मॉल को या हीप से मेमोरी लेकर देता है। ये रीअलोक फंक्शन को नाम हम इसे रीअलोक फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, इसका सिंटैक्स जो है वो नीचे ये वाला ही है, एक लाइन छोटी सी है, ये वाली आपने करनी है इसकी, बस और कुछ नहीं करना। स्किप कर दें। मेमोरी लीक तब भी होती है जब हम कोई भी मेमोरी को यूज़ करके उसमें उसको बाद में फ्री नहीं करते। मीन कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करके अक्सर लाइट चली जाए तो वैसे सिस्टम बंद हो जाता है और बाद में जब ऑन करते हैं
तो वो नॉर्मली विंडो का ऑप्शन देता है। तो फिर इस तरह अगर फ्री ना हो तो फिर मेमोरी लीक हो जाती है, एरर आ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए ये मेमोरी लीक का इतना ही है कि जी अगर हम अपनी स्टोरेज को या अपने फंक्शन को क्रिएट करने के बाद उसे हम अपनी मेमोरी को फ्री अगर ना करें तो हमारी मेमोरी लीक हो जाती है। बस इसका ये इतना ही करना था। आगे डैंगलिंग पॉइंटर्स, ये भी सेम उसी तरह का ये है, मेमोरी लीक वाला ये ऑप्शन है। और सारे अमल को जो हम डैंगलिंग पॉइंटर्स भी कहते हैं। बस इसका इतना से लिख देना, वो सारा ऊपर वाला रिपीट करके आपने ये वाला जितना मैंने आपको बताया ये रिपीट करके तो नीचे बाद में लिखना कि इस सारे अमल को हम डैंगलिंग पॉइंटर्स भी कहते हैं। बस जी इसका इतना ही करना था। आगे ये प्रोग्राम है, ये सिंपल आप लोगों ने कर लेने हैं। आगे लेक्चर ओवरव्यू है। पिछला ये सारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में बताया हुआ। पहले सी जो लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई थी, तो किसने की थी? बेल लैब्स ने इन 1970 में। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आया था एमसीक्यूज़, ये कि जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या है, तो फिर मैंने ये बेल के नाम से याद किया हुआ था, तो वो मैंने जो है वो लगा दिया था। 3 लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस और जावा, ये 3 लैंग्वेजेज हैं इसके। और बस ये उसने बताया हुआ है इसकी हिस्ट्री के बारे में सारा, इसमें कुछ नहीं करना है। एमसीक्यूज़ में जो था वो मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है। आ गया स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, टॉप डाउन स्ट्रक्चर प्रोग्राम। इसमें हम जो है वो किसी लॉन्ग प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देते हैं। कि अक्सर हाँ आप लोग देख सकते हो कि ये देखें, ये इतनी लंबी पीडीएफ फाइल है, तो ये जो मिड में ये जो आ रही है लाइंस, ये छोटे छोटे पार्ट के पेजेस के में तोड़ रही है कि ये इतना ज़्यादा जो होगा सारा, तो वो छोटे छोटे पेजेस के अंदर जो है हमारे कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम का आपको पता है कि अगर हद से ज़्यादा बड़ा हो, जैसे ये वाला है, ऊपर दिखा देता हूँ, ये वाला, ये देखिए एक ही प्रोग्राम है, तो पहले ऊपर वाला बॉक्स है, फिर नीचे वाला, ये छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है उसने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये इसका मेन आपने इस पॉइंट के लिहाज से इसको याद करना है कि टॉप डाउन स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग डिवाइड एंड कन्क्यूअर जो होता है, ये हमें एक लॉन्ग फंक्शन को जो है वो छोटे छोटे जो है वो स्मार्ट पार्ट के अंदर 2 या 3 पेजेस के अंदर जो है हमें गेन करता है, तोड़ के दे देता है। आ गया सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिस्ट, कि एक ही रास्ते से जाना और उसी रास्ते से वापस आ जाना। अब जैसे ही मतलब आप कंप्यूटर या प्रोग्राम के अंदर कोई भी आप चीज़ लिख रहे होते हैं, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या फिर आपने कंप्लीट एक प्रोग्राम बना लिया है, तो आपने अब वापस आना, तो जिस रास्ते से आप गए हो या कोई भी चीज़ रिमूव करनी हो, तो अक्सर आप लोग जो है वो कैंसिल जी जो है वो प्रेस करते हैं, तो वो पीछे आप उतना अगर कोई गलत लिख दें या एरर आ जाए तो फिर आप वो एक ही रास्ते से जाते हैं और उसी से ही वापस आ जाते हैं, कि अदरवाइज़ कुछ भी नहीं करते। यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर कोई भी आप चीज़ ओपन करते हो तो वो उसके कॉर्नर पे वो जो है वो साइन आया हुआ होता है, फॉल्स का साइन आया हुआ होता है, जैसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मेन आपने यही याद रखना है कि एक रास्ते से जाना और उसी रास्ते से वापस आना होता है। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें वन वे रोड की तरह ही होता है। सिंपल इसमें यही उसने बताया होगा इसका। आगे नीचे है कमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। अक्सर आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कमेंट करते हैं, तो जितने अब ओवरव्यू के लिए हमारे लिए जो ज़रूरी है वो यही है कि प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स किया करें, ताकि जो आने वाले यूज़ जो है वो स्टूडेंट्स हैं, वैसे ही जो जैसे इन लोगों ने वर्चुअल वालों ने ये हमारी पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, तो उसके अंदर हम प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स होते हैं। ये मैं नीचे प्रोग्राम को ही आएगा, फिर मैं आपको बता दूँ। जैसे ये देख लें, हाँ ये डबल उसने एरो लगा के ये नीचे ये जितने भी होते हैं ये सारे कमेंट्स ही होते हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम को सही साबित करते हैं कि जी ये जो है वो सही है, प्रोग्राम जो है वो परफेक्टेबल है। इसके अंदर जो है हमें एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने हर चीज़ को। तो सिंपल यही करना है कमेंट्स का आपने। आगे लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है कि एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को जो है उसकी लिमिट के हिसाब से करते हैं, कि इसमें अब 3 लैंग्वेज जो यूज़ हो रही हैं, सी और सी प्लस प्लस और जावा, तो ये इसकी जो है वो यूज़ की लिमिट्स होती हैं। आगे डिफ़ाइन ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स, डिफ़ाइन फंक्शन ऑफ आर्गुमेंट्स, इसका सिंपल जो करना है आपने
अगर हम किसी नंबर को या हम कोई भी वैल्यू को 90% कॉल कर रहे होते हैं, अब किसी एड्रेस के लिहाज से या फिर अब कोई भी चीज़ है, हम अगर एक प्रोग्राम है उसको हम फाइंड करने के लिए जो है वो गूगल पे या कोई भी चीज़ पे सर्च करते हैं तो वो हमें फ़ाइल मिल जाती है। मतलब कि 90% अगर हम उसको सर्च कर रहे होते हैं इस डिफ़ॉल्ट फंक्शन आर्गुमेंट्स के अंदर। ठीक है जी, इसका ये इतना ही करना है। आगे ये सिंपल फंक्शन है, ये कर लीजिएगा, ये छोटा सा है, इसका वो पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। आ गया प्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये स्किप कर दें, ये भी सेम ऊपर वाला स्टोरी उसने बताई हुई है C++ की। इनलाइन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, ये भी एक मैक्रोस की तरह। ये मैक्रोस से मुराद के जो फाइल जो फंक्शन हम खुद क्रिएट करते हैं उसके रिज़ल्ट तक जो कंप्लीट हम जो है उस पर मखसूस काम करते हैं। तो ये भी सेम उसी का ही है। वो कह रहा है इनलाइन कीवर्ड बिफोर इन द नेम ऑफ द फंक्शन। इनलाइन जो है वो कीवर्ड होता है किसी भी फंक्शन के नाम का। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना। नीचे चले जाते हैं, प्रोग्राम आ गया। फिर लॉन्ग फ्लोट डबल एंड करैक्टर, ये ऊपर मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया हुआ है कि इसके यूज़ कहाँ पे करते हैं। आगे ये आउटपुट वो पूछ सकते हैं, इसकी प्रोग्राम दिया होगा, इतना लेंथी तो नहीं देते, बस थोड़ा सा वो प्रोग्राम दे देते हैं और कहते हैं इसकी आउटपुट बताएं, तो वो आपने बतानी होती है। ठीक है जी, ये और कुछ नहीं करना। आगे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग से मुराद के जिसकी फ़ंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फंक्शनैलिटी मींस के जिसके अंदर हम जो है वो सी आउट इंट को, इंटीगर को, डबल को, फ्लोट को, स्ट्रिंग, ये सब का यूज़ जो हम किसी फंक्शन के अंदर एक ही साथ करते हैं तो ये उसकी फ़ंक्शनैलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाता है। इसका सिंबल ये आपने याद करना है और कुछ नहीं। ये नीचे उसने थोड़े थोड़े से बताए हुए हैं इसके प्रोग्राम के लिहाज से, तो ये आप लोग चेक करके जाइएगा, देख के जाइएगा। याद करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ये वाला प्रोग्राम है, इम्पोर्टेंट है, ये आपने करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सी आउट 20 का जो है वो भी आपने देख लेना है कि जो आउटपुट इसकी दी हुई है। आगे लेक्चर नंबर 26 है, क्लासेस के बारे में इसने डिस्कस किया हुआ है। तो क्लासेस जो है वो सिंपली मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ कि क्लासेस जो है वो मेनली दो तरह की होती हैं, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक क्लास। ठीक है जी, दोनों क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर। लेकिन अगर सिंपल प्रोग्राम आ जाएगा कोई भी, तो उसके अंदर हम कोई भी दोनों में से पहले जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक होगी, अगर कोई जो है वो सिंपल प्रोग्राम अगर ना होगा तो फिर हमें हर प्रोग्राम के अंदर पहले प्राइवेट क्लास को लिखना पड़ता है और बाद में ही पब्लिक क्लास को लिखना पड़ता है। क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो होता है ये एक ग्रुप की शक्ल में डाटा को वेरिएबल का ग्रुप बना के हमें देता है, बस इसका यही है। अ क्लास इंक्लूड ऑफ मेंबर इन फंक्शन ऑफ मैनिपुलेट ऑफ डाटा, कि जी ग्रुप की शक्ल में जो है वो डाटा को वेरिएबल के डाटा को हमें गेन करता है, हमें बना के देता है। आगे डेफिनेशन ऑफ क्लास है, ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे डाटा को मैनिपुलेट करते हैं उन्हें मेंबर फंक्शन, ही ऊपर वाला था मेंबर फंक्शन वाली डेफिनेशन। ऐसा फंक्शन जिसमें हम हमारे डाटा को मैनिपुलेट करते हैं और इनमें फंक्शन मेंबर कहते हैं। हाँ, बस इसका यही फंक्शन मेंबर की डेफिनेशन इतनी है इसकी। आगे डेफिनेशन ऑफ क्लास है, तो ये जो ब्लैक की होती है, ब्लैक कीवर्ड होता है, ये देखेंगे सिमिलर ऑफ स्ट्रक्ट ऑफ कीवर्ड, ये वाला इतनी सी लाइन है, 1 मिनट, हाँ इतनी सी, कि ये MCQ में पूछ सकते हैं कि क्लासेस जो सिमिलर क्या होता है, तो ये आपने कहना स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। डेफिनेशन ऑफ क्लास है आगे, इसका ऑब्जेक्टिव के नेम जो है वो हमने याद करने हैं। आगे सेपरेशन ऑफ इंटरफेस, ये वाला चेक कर लें। इसमें वो कह रहा है सिंपली कि आजकल के जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर इंटरफेस होता है। अब जैसे फेसबुक का इंटरफेस जो है वो ब्लू कलर का होता है और ऊपर F लिखा होता है, अब व्हाट्सएप का वो ग्रीन कलर का होता है। तो कोई भी चीज़ होती है उसका हमें इंटरफेस भी ऊपर, जैसे वॉलपेपर कहते हैं, अब स्क्रीन को ओपन करते हैं मोबाइल की तो ऊपर जो शो हो रहा होता है पहले ही वो वॉलपेपर होता है। तो ये इसका इंटरफेस का, इसको इंटरफेस कहते हैं। ठीक हो गया जी। आगे इम्प्लीमेंशन से मुराद यही है, ये वाला ऊपर सॉरी, फॉर्म द इम्प्लीमेंशन से मुराद है कि प्रोग्राम में हमें जो स्ट्रक्चर और क्लासेस में जो
डिफरेंस क्रिएट करना होता है वो हम इसका इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए जो है हम लोग करते हैं इसको इस्तेमाल करके। आगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासेस है। इसमें वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पब्लिक और प्राइवेट क्लास होती है। इसका सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि पब्लिक क्लास ऐसी क्लास होती है जिसमें हम पब्लिक क्लास और प्राइवेट क्लास दो क्लासेस होती हैं। पब्लिक क्लास में जो हम जो है वो खुद से एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी प्रोग्राम जो क्रिएट कर सकते हैं हमारी मर्ज़ी से, वो हम खुद भी उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं या जो भी है। जबकि प्राइवेट जो होता है ये पब्लिक के बिल्कुल उल्ट होता है, ना तो हम इसे देख सकते हैं और ना ही हम इसके अंदर कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। कि ऑलरेडी ये हमें जैसे ये PDF है, इसके अंदर प्रोग्राम लिखे लिखाए मिल रहे हैं, हमें वर्चुअल वालों ने लिख के दिए हुए हैं। बाद में पेपर के अंदर तो हम लोगों ने खुद लिखने हैं। तो जो हमारा पेपर के अंदर लिखना वो पब्लिक होगा और ये जो हमें लिखे लिखाए मिल रहे हैं ये प्राइवेट है। और प्राइवेट का एक और भी है, फ्रेंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं हम प्राइवेट क्लासेस के लिए। वो आगे जाएंगे तो मैं आपको वो उसका भी गाइड कर दूंगा। वो आई थिंक लेक्चर नंबर 31-2 के अंदर ही आ रहा है वो सारा। आगे इसका ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर इसमें जो क्लास का नाम रखते हैं वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी रखते हैं। ये इसने बताया हुआ इसका इतना सही। तो सिंपल इसका यही है कि हमारे फंक्शन का नाम जो है वो हमारी क्लास का नाम होता है और रखना भी पड़ता है, हमें अपने फंक्शन का जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है किसी भी प्राइवेट की के अंदर। कि अब कंस्ट्रक्टर है, किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए हमें उसका नाम, अब कोई भी C++ प्रोग्राम लिखते हो तो उसको कंपाइल करने से पहले आपको कोई भी नाम देना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो जो ही हम उसका नाम लिखते हैं वही बाद में हम फाइल सेव कर लें तो बाद में भी वही नाम जो है वो रहता है CCP में। अब CS201 की जो असाइनमेंट है वो हम CCP में फ़ाइल जो है सबमिट करते हैं। तो ऑलरेडी हम अगर पहले कंपाइल करने से पहले वो नाम लिख लें तो बाद में हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, वही बाद में फ़ाइल उठा के हम लोग जो है वो पेस्ट कर देते हैं अपनी असाइनमेंट्स के अंदर। ठीक है जी। आगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड कंस्ट्रक्टर है ये वाला। इसमें वो पहले डे का, मंथ और फिर ईयर का, ये इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, ये भी मुझे आया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो ये नीचे सिंपल थोड़ा सा वो कहते हैं, ये सारा नहीं कहते कि जी कंप्लीट लिखें, थोड़ा सी बस उन्होंने जो ऑप्शन दी होती हैं उस लिहाज से फिर प्रोग्राम लिखना पड़ता है। यहाँ तो वो कह देते हैं कि जी बस इसका सी नहीं करवाएं, इनपुट ही लिखें, आउटपुट जो नहीं भी मांगते। और कभी कभार वो प्रोग्राम थोड़ा सा दे देते हैं और कहते हैं कि जी डे, मंथ और ईयर का इससे रिलेटेड थोड़ा सा मतलब कि प्रोग्राम लिखें और उसकी आउटपुट भी कंप्लीट जो है वो हमें प्रोग्राम गेन करें। तो ये सारा इसका इतना ही करना था आपने। आ गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, 27 लेक्चर है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का ये भी देख लेते हैं कि ये सारा आपको पता है कि पीछे ये पिछले लेक्चर में 26 में हमने सारा कवर किया है। क्लासेस जो है वो प्राइवेट और पब्लिक क्लासेस होती हैं। बाद में इसका जो है वो कंस्ट्रक्टर के बारे में अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो बस सिंपल ये वो सारा ऊपर वाला ही है, यूटिलिटी फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, ये सारा जो भी है वो सारा ओल्ड वाला ही है, इसमें और कुछ नहीं करना, स्किप कर दें आप लोग। और आपको ये पता है कि 41 से लेके 45 तक जो लेक्चर हैं वो हमें ओवरव्यू कर रहे हैं 31 से लेके 35 तक। मींस के 40 तक की जो वो कर रहे हैं। अगर आप लोग ये वाले लेक्चर नहीं देखना चाहते तो आप कोई और लेक्चर ले लो, 40 से लेके 45 तक कर लो और 26 वाला लेक्चर कर लो। ये जो है वो 6 जो लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो है वो तैयारी हो जाएगी फ़ाइनल की 70%। लेकिन अब मैं तो कहूँगा कि सारा ही क्लियर करना चाहिए MCQ के लिहाज से। तो देख लेते हैं अब ये वाला मेमोरी लोकेशन इन C। ये वही है सेम के मेमोरी अलो करता है हमें अपने फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, लिखने के लिए। और जो हम मेमोरी लेते हैं वो हम हीप से लेते हैं और ये सारे अमल को डायनामिक मेमोरी लोकेशन कहते हैं। मॉल को मलोक और कलोक, रीअलोक, ये सारा वही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। मलोक ये हमें हीप से मेमोरी लेकर देता है और ये जो कलोक और ये इसको हमें रिटर्न कर देता है। रीअलोक में हमारी मेमोरी अगर कम पड़ जाए और हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए हो तो फिर ये हमें ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं रीअलोक वाला।
कि जी मेमोरी हमें कम पड़ गई है तो और चाहिए, तो ये फिर हमें रियलॉग जो है वो मेमोरी हीप से ले के देता है। आगे सिंपल मेमोरी क्लासिफिकेशन ऑफ C++ न्यू ऑपरेटर एंड क्लासेस है। तो न्यू ऑपरेटर के अंदर जो है वो, सॉरी 1 मिनट, ये ऊपर वाला कहाँ गया, मेमोरी लोकेशन। इसके अंदर जो 2 वर्डिंग इस्तेमाल हो रही हैं, एक न्यू की और दूसरा डिलीट की। ठीक है जी, ये डिलीट की और ये ऊपर जो है वो न्यू ऑपरेटर की। तो न्यू जो है वो इसका मतलब हमें पता ही है कि हमारी मेमोरी जो है वो हीप से जाके रिज़र्व करनी पड़ती है हमें न्यू फंक्शन क्रिएट करने के लिए, और बाद में हमारा काम जब ख़त्म हो जाए तो फिर हम उसे डिलीट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, फ्री ऑफ मेमोरी के वो भी हमें फ्री करनी पड़ती है, नल करनी पड़ती है। आगे न्यू ऑपरेटर एंड क्लासेस है, ये PTR के से रिलेटेड है, वही बता रहा है इसका। ये आपने और कुछ नहीं करना इसमें। प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हैं, ये मुश्किल ही आएंगे, नहीं आएंगे ये वाले प्रोग्राम। न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर, ये भी स्किप कर दें। डिलीट ऑपरेटर एंड क्लासेस, डिलीट नाम से ही ज़ाहिर है कि जो मेमोरी हमें फ्री करनी पड़ती है। न्यू डिलीट आउटसाइड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर मेन फंक्शन एंड क्लासेस, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसका गाइड कर देता हूँ कि इस सारे फंक्शन में यही सिंपल आ रहा है कि हीप से हमें मेमोरी लेते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद हमारा प्रोग्राम जब तैयार हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, तो बाद में हमें फ्री करना पड़ता है, उस मेमोरी को डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि इस मेमोरी को इस्तेमाल करने के बाद जो है हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती इसकी, तो इसलिए फ्री करना बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरी होता है, ताकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू ना बन जाए या हमारी मेमोरी जो है वो लीक ना हो जाए। बस इसका इतना ही है। फ्रेंड फंक्शन जो है वो प्राइवेट क्लासेस को इस्तेमाल करने के लिए हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइवेट डाटा जो होता है वो हम फ्रेंडली तौर पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब आपको पता है कि हम जो डाटा या जो भी बातें किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो प्राइवेट क्लास जो है वो भी सेम इसी तरह ही है कि प्राइवेट क्लास का डाटा फाइंड करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्रेंड फंक्शन का यूजेस है जो मैंने आपको बता दिया। आगे फ्रेंड रिटर्न है फ्रेंड फंक्शन ऑफ नेम इन कैरेक्टर्स, ये आगे कुछ नहीं करना, इसका इतना ही था। बाद में ये प्रोग्राम है काफ़ी लेंथी है, ये नहीं आएगा, स्किप कर देना ये आपने। फ्रेंड क्लासेस, वही प्राइवेट क्लासेस को फ्रेंड क्लासेस कहते हैं, ये देख लें। क्लासेस इन वन, प्राइवेट फ्रेंड चार्ट ऑफ क्लासेस, प्राइवेट इज़ हेयर। प्राइवेट क्लासेस को जो है वो उसको यूज़ करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बस इसका ये इतना आपने गाइड करना है, मतलब कि याद रखना, मैंने गाइड कर दिया है आपको। लेक्चर नंबर 30 है रेफरेंस डाटा टाइप। रेफरेंस सिंपल इसका यही मतलब है सिफारिश करना। अब किसी की भी हम सिफारिश मतलब कि वो कहते हैं ना कि यार ये मेरे रेफरेंस के साथ आया है तो इसको गाइड कर देना, ये वो सब। तो ये रेफरेंस का मेन मतलब यही है कि किसी की सिफारिश करना। तो इसमें हम जो है वो मेमोरी या डाटा जो हमारे पास सेव होता है, तो उस जो फ़ाइल मतलब पड़ी होती है उसको हम एड्रेस के साथ सेव किया होता है। जैसे कि अब फ़लाँ का लड़का जो है वो इस तरह कहते हैं ना कि जी ये वाजिद का बेटा है, मतलब कि इसी तरह ही अब हम कोई भी फ़ाइल है वो सेव करते हैं। अब CS201 की असाइनमेंट है तो वो हमने सेव करनी है, जो ऊपर कंपाइल करने से पहले जो नाम लिखते हैं वही जो होता है वही इसका रेफरेंस है कि हमको कल को अगर हम या फिर जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो हमको जो कॉल करनी पड़ती है, सर्च करते हैं कि जी ये वाली इस नाम से हमने जो फ़ाइल अपनी सेव की थी, तो वो हमें फ़ाइल जो अब गेन की जाए हमें दी जाए। तो उसके लिए हमें ये एड्रेस जो है वो एड्रेस जो है उसे एड्रेस के साथ जो वो फ़ाइल सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस अमल को हम रेफरेंस कहते हैं। आगे ये प्रोग्राम है सिंपल, ये आपने करना है, ये इम्पोर्टेंट हैं, छोटे छोटे से हैं, तो ये आपने वो TMP टेम्पलेट इसका वो पूछ सकते हैं कि TMP, तो ये इसका सिंपल ये है कि टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं हम स्वैप के अंदर इंटीगर x और इंटीगर y में। ठीक है जी, और ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये कुछ नहीं करनी। प्रोग्राम है आगे, प्रोग्राम ये 1 2 3 बिग ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला आपने देख लेना, बाकी आता नहीं है, ये घबराना नहीं है कि जी इतना लेंथी प्रोग्राम कैसे करेंगे, ये बस देख लेना आउटपुट इसका।
आगे देखें डिफरेंस बिटवीन ऑफ रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स। रेफरेंसेस से मुराद यही है कि जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अपनी फ़ाइल और डाटा को स्टोर करने के लिए, बाद में उसको ढूंढने के लिए हम जो कॉल करते हैं, सर्च करते हैं, जो मैसेज भेजते हैं फ़ाइल को ढूंढने के लिए, तो वो सारे अमल को हम रेफरेंस कहते हैं। और जो पॉइंटर होता है किसी ख़ास किस्म के वेरिएबल को नाम दिया जाता है ताकि बाद में हम जो है वो उसके एड्रेस के लिहाज से उसे फाइंड करना हो, ढूंढना हो, तो फिर इजीली हम ढूंढ सकते हैं। आगे ये जो ऊपर वाला था स्वैप और इंटीगर वाला एंड टेम्पलेट वाला, इसमें सिंपल उसने यही बताया हुआ है कि ये कहाँ पे चला गया है, हाँ ये है। इसमें सिंपल यही बताया हुआ है कि एक्स और वाई जो है वो इंटरचेंज के बराबर होते हैं और ये दोनों फंक्शन स्वैप के इक्वल होते हैं। ठीक है जी, ये दोनों फंक्शन एक्स और वाई इंटीगर जो है वो स्वैप के इक्वल होते हैं। और स्वैप जो है वो हमारे पास इंट एक्स और इंट वाई के बराबर होता है और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि वाई जो है वो एक्स के और एक्स जो है वो वाई के बराबर होता है टीएमपी के अंदर, स्वैप के अंदर या टीएम। आपको पता है कि अगर ये डबल इक्वल हो तो वो इक्वल आएगा प्रोग्राम के अंदर, अगर एक ही इक्वल का साइन हो तो वो आएगा असाइंस का आएगा। ठीक है जी, इसमें वो सिंपल वो इंटरचेंज के बारे में बता रहा है। तो अगर इंटरचेंज से मुराद ये ऊपर मैं आपको प्रोग्राम जो है वो समझा देता हूँ। हाँ ये वाला ही समझा लेते हैं। इंटीगर जो है एक्स वो इक्वल है 10 के बराबर और वाई जो है 20 के। इंटीगर आगे टेम्पलेट INT टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट बराबर है वाई के और वाई बराबर है एक्स के। ठीक है, मतलब कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। और एक्स जो है फिर जैसे वो कहते हैं ना सर्कल घुमा फिर आगे बाद में फिर वहीं पे आगे रुक जाना, तो सर्कल जो है वो गोल ही होता है कि जैसे मर्ज़ी वैल्यू हो तो वो आके फिर दोबारा रिपीट वहीं पे रुक जाती है। जैसे कि TMP जो है वाई के इक्वल है, वाई जो एक्स के और एक्स का फिर TMP के, तो ये सर्कुलनुमा शेप होती है इसकी कि बस जी ये जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे जो है वो। आगे इसका लेक्चर नंबर 31 शुरू होगा आई थिंक, हाँ। रेफरेंस और रिटर्न ऑफ वैल्यू ये सारा मैंने आपको अभी समझा दिया था। लेक्चर नंबर 31 है, तो ये हम अगली वीडियो में करते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन पहले इतना ज़्यादा लेंथी हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। जो भी आपको जो है वो समझ नहीं आई होगी तो उसका रिप्लाई जो है मैं कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। और इसकी मैं आपको बता दूँ, वो जो मैंने आपको बताया था कि यूनिनरी और बाइनरी, उसकी वीडियो का लिंक जो है वो 2-3 मिनट की है, वो आपने ज़रूर देखनी है। वैसे आता तो नहीं है लेकिन फिर भी आपने देख लेनी है, 2-3 मिनट की ये वीडियो है। आपको समझ आ जाएगा कैसे वो डेसिमल में यूनिनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स को, तो वो आपने ज़रूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।